नमस्कार। आज हमारे साथ है उत्तराखंड में बीजेपी के सीनियर नेता और धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली जी। विनोद चमोली जी को लेकर खास बात यह है कि वो बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं। सही को सही और गलत को गलत कहने की उनकी आदत है। इसके साथ उत्तराखंड राज्य आंदोलन का हिस्सा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक के अपने राजनीतिक कैरियर में कोई चुनाव भी नहीं आ रहे हैं। तो विनोद चमोली जी, सबसे पहले जनता टीवी के साथ इस वार्तालाप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सवालों की शुरुआत सबसे पहले उत्तराखंड में जो मौजूदा समय में एक राजनीतिक माहौल बना हुआ है, 25 साल हो गए उत्तराखंड के गठन को, और उत्तराखंड ने इस तरह की राजनीति जो क्षेत्रवाद को लेकर, जातिवाद को लेकर देखी नहीं है। उत्तराखंड को विकास की जरूरत है और सतत डेवलपमेंट की आवश्यकता है। अब ये जो एक दौर शुरू हो गया है, कभी कुमाऊं गढ़वाल, कभी पहाड़ मैदान, कभी इधर उधर, तो इस माहौल से उत्तराखंड की राजनीति को कैसे प्रभावित कर रहा है और उत्तराखंड पे क्या असर डाल रहा है, उसके डेवलपमेंट पे क्या असर डाल रहा है? देखिए, थोड़ा सा पीछे को जाना पड़ेगा और उत्तराखंड निर्माण से पहले जाना पड़ेगा कि आखिर जो चीज़ें आज आप 25 साल बाद देख रहे हैं, इसकी पृष्ठभूमि में वही स्थिति है जो उत्तराखंड राज्य बनने से पहले थी। आपको ध्यान में होगा कि जब हम उत्तर प्रदेश के हिस्सा थे तो उत्तराखंड में जो हमारे विकास कार्य थे, जो उत्तराखंड से जुड़े हुए जो प्रश्न थे, उनके समाधान के लिए एक पर्वतीय विकास मंत्रालय हमारा बनाए गए थे। माननीय हेमंत नंदन बहुगुणा जी जब चीफ मिनिस्टर थे उस समय ये बना था और उसमें पहाड़ डिफाइन था और पहाड़ के लिए कुछ अलग से व्यवस्थाएं उस समय उत्तर प्रदेश सरकार में रहती थी और उस समय हमारे अपने मंत्री होते थे, वो उसको देखते थे। ये आज से नहीं है, ये वहां से चला आ रहा है। उसके बाद समय बदला, चीजें आगे बढ़ी और यहाँ पर जब मंडल आयोग आया तो ओबीसी का आरक्षण यहाँ पर इंपोज किया गया एजुकेशन सेक्टर में, कॉलेजेस में। तो यहाँ से मूवमेंट शुरू हुआ। राज्य का मूवमेंट तो पहले भी चलता रहा, यूकेडी भी चलाती रही। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने एजेंडे में 88-89 में उत्तरांचल प्रदेश को जोड़ा, हमने भी उसके लिए मूवमेंट्स किए। तो एक अलग एक पॉलिटिकल डिसीजंस थे और पॉलिटिकल मूवमेंट उसके लिए चलते थे। लेकिन जो निर्णायक जो एक संघर्ष हुआ उसके पृष्ठभूमि में था मंडल आयोग की वो सिफारिशें, जिसके आधार पर उत्तराखंड में 27% ओबीसी का आरक्षण एजुकेशन सेक्टर में देने की बात आई। उस पर लोगों ने विरोध किया। उन्होंने कहा भाई जितना इनका यहाँ पर संख्या बैठती है, जो भी उसका अनुपात बैठता है, उसके हिसाब से इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। और आगे चलते हुए वही आंदोलन फिर राज्य के आंदोलन में परिणत हुआ। ये इसकी पृष्ठभूमि है। तो जो पहाड़ के हितों का प्रश्न है, ये राज्य बनने के पहले से भी केंद्र में था। आज 25 साल बाद भी लोग उसकी बात करते हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। और जब उत्तराखंड मूवमेंट चला तो इस बात में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती, जो बात मैं कह रहा हूं कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के केंद्र में भी पहाड़ के हित थे। हम ये मानते थे कि लखनऊ में बैठकर पहाड़ों की योजनाएं नहीं बनाई जा सकती, वो दूर पड़ता है और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न है। तो हमारी अपनी एक स्टेट की एक यूनिट होगी तो हमारे बारे में ठीक प्रकार से विचार करेगी। तो जो आंदोलन चला और जो राज्य बना, उसके बुनियादी तौर का हित था। यहां तक ये विषय आया। उसके बाद राज्य का निर्माण हुआ। राज्य के निर्माण में एक यूनिट बनी जिसको हम आज उत्तराखंड बोलते हैं, पहले हमने उत्तरांचल बोला। अब स्थितियां क्या है? कमोवेश वही है। उस समय जो लड़ाई थी वो पहाड़ के हितों की लड़ाई थी। बाद में जब हमने राज्य बनाया तो कुछ मैदानी क्षेत्र उसमें गिरे और हम उत्तराखंड बन गए। उत्तराखंड और पहाड़ को डिफाइन करना पड़ेगा, आज भी डिफाइन करना पड़ेगा। हम पहाड़ के इंटरेस्ट को नजरअंदाज करके सिर्फ मैदानों तक सीमित रहेंगे तो फिर वो जो उसका जो कारण था राज्य बनने का, जिसके मूल में जो सवाल थे वो खड़े हो जाएंगे। गठन हुआ जिसमें, हाँ, वो खड़े हो जाएंगे। जल जमीन का प्रश्न खड़ा हो जाएगा। तो हमको संतुलित विकास की ओर जाना पड़ेगा, हमको समग्र विकास की ओर जाना पड़ेगा, हमको पहाड़ों के बारे में थोड़ा अतिरिक्त सोच रखना पड़ेगा। तो हमको दोनों को संतुलन बना के रखना पड़ेगा। अब एक नया प्रश्न ये आ गया कि उत्तराखंड में और पर्वतीय क्षेत्र में अलग अलग जो है विभाजन की स्थितियां बन रही है। जिस तरह का इस समय माहौल बन रहा है जो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है।
तो हमको उत्तराखंड का भी हित चाहिए। तो क्योंकि पहाड़ के हितों के लिए राज्य बना है, तो पहाड़ के हितों के बारे में अतिरिक्त सोच रखना पड़ेगा, चिंता करनी पड़ेगी। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है, ये आपने एक बेसिक बात बताई कि उत्तराखंड को विकास के लिए पहाड़ों के हित का ध्यान रखना पड़ेगा, पर्वतीय हिस्सों का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है, जो संसदीय कार्य मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल का, उनका विधानसभा में बजट सत्र के दौरान एक बयान आया, वो किसी टिप्पणी को लेकर उन्होंने कोई बात कही, उसको लेकर विरोध हुआ। विरोध के बाद उन्होंने माफी भी मांगी, बीजेपी ने उनको तलब भी किया, प्रदेश अध्यक्ष ने उनको सख्ती के साथ कुछ हिदायत भी दी। इसके बाद भी अगर कुछ आंदोलन चल रहे हैं और ये क्षेत्रवाद पे आ गया है, पहाड़ मैदान की स्थिति पे आ गया, कांग्रेस का कहना है, गणेश गोदियाल और हरीश रावत का बयान आया कि बीजेपी क्षेत्रवाद पे आ रही है ताकि प्रेमचंद अग्रवाल को बचाया जा सके, पर्दे के पीछे ला रही है। बीजेपी का कहना है कि हम तो क्षेत्रवाद करते ही नहीं है, ऋषिकेश में किसने किया, केदारनाथ में किसने किया। तो जो आप बात कर रहे हैं कि पहाड़ के समग्र विकास के लिए वो जरूरी है, लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है, पहाड़ मैदान, कुमाऊं गढ़वाल जैसा केदारनाथ में भी हुआ, तो इन दोनों में भिन्नता पाते हैं आप? देखिए क्या है, इसके दो पहलू हैं, एक सामाजिक पहलू है, क्षेत्र का पहलू है, और एक राजनीतिक पहलू है। राजनीतिक दृष्टि से हम सरकार हैं, सरकार में है, एक राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। हम क्षेत्र की सोच लेकर राजनीति नहीं कर सकते। हम तो पूरा विश्व कल्याण की बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं। तो हम पूरे उत्तराखंड की बात करेंगे। जब हम पूरे उत्तराखंड की बात करेंगे फिर पहाड़ तक सीमित नहीं हो सकते, पहाड़ तक सीमित नहीं हो सकते। प्रेमचंद अग्रवाल जी का जो एपिसोड है वो एक व्यक्ति का एपिसोड है, वो भाजपा का सोच नहीं है, वो एक व्यक्ति का एपिसोड है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं जिस दिन से प्रकरण हुआ है, मैं तमाम सोशल मीडिया स्टडी कर रहा हूं, तमाम मीडिया देख रहा हूं, तो व्यक्ति ही टारगेट है, व्यक्ति ही टारगेट है, पार्टी टारगेट नहीं। आज लोग व्यक्ति पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से एक क्षेत्र तक सीमित होकर बात नहीं कर सकते, सरकार एक क्षेत्र तक सीमित होकर बात नहीं कर सकते। सरकार क्षेत्र के विकास की बात तो कर सकती है, जैसे मैंने कहा कि पहाड़ों के बारे में थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि समस्या ही ज्यादा है। इस राज्य के निर्माण के मूल में पहाड़ की समस्याएं थी, तो एक अतिरिक्त सोच तो हो सकता है कि वहां पर हम कैसे चीजों को ठीक करें, लेकिन हम सिर्फ उसकी सोच रख के चले, यह संभव नहीं हो सकता, और यह हो भी नहीं रहा है। तो व्यक्ति के आचरण को लेकर, व्यक्ति के व्यवहार को लेकर, व्यक्ति के वक्तव्य को लेकर इसमें पूरे प्रदेश के अंदर माहौल है। लेकिन किसी एक व्यक्ति को, राजनीतिक दल का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के वक्तव्य के आधार पर आप पूरे राजनीतिक दल को एसेस नहीं कर सकते, उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर सकते। व्यक्ति को लेकर पूरी राजनीतिक पार्टी को नहीं कर सकते। जैसे आज दो स्टेटमेंट आए, एक जो लोक गायक है नरेंद्र सिंह नेगी, उन्होंने कहा कि ये जो प्रकरण है, ये प्रकरण में राजनीति घुस गई है। दूसरा, गणेश गोदियाल कांग्रेस के सीनियर लीडर है, उन्होंने कहा कि ये पहाड़ और मैदान नहीं है, ये उत्तराखंडियत बनाम बीजेपी है। तो जो आप बात कर रहे हैं कि मैं बता रहा हूं, आपने ना अधूरी बात, मैंने एक पक्ष बताया ना, दूसरा पक्ष है राजनीति का पक्ष। इस माहौल में जो भाजपा के विरोधी हैं, जिसमें कांग्रेस कह सकते हैं आप, वो अपने में संभावनाएं ढूंढ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में वो आज रसातल में है, वो कहीं भी नहीं है दूर दूर तक। तो वो अपने लिए राजनीतिक में खड़े रहने की जमीन तलाश रहे हैं, संभावनाएं ढूंढ रहे, इसलिए वो ये बातें कर रहे हैं। तो जो राजनीतिक दलों का है, अब जैसे नेगी जी ने कहा, नेगी जी हमारे विशुद्ध सांस्कृतिक व्यक्ति है। जब जब पहाड़ की बात आएगी, नेगी जी खड़े होंगे, ये तय होना भी चाहिए, वो खड़े भी हुए। लेकिन उनकी भी समझ में आने लग गया है कि अगर वो ज्यादा सक्रिय होते हैं तो ठीक है, इशू तो अपने आप में धीरे धीरे समाप्त हो ही जाएगा, पार्टी अपना डिसीजन ले ही लेगी, पार्टी कोई ना कोई रास्ता पकड़ेगी। लेकिन जो लोग अवसरवादी लोग हैं, जिस माहौल का लाभ उठाकर अपने राजनीति सिद्ध करना चाहते हैं, वो उस तलाश में है। क्योंकि जो बुद्ध दृष्टि है इस पूरे प्रकरण पर, वो नेगी जी समझ पा रहे हैं, और इसलिए नेगी जी ने कहा है कि अब इसको ज्यादा लंबा खींचने का मतलब है इसमें राजनीति घुस गई है, तो उसको भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि नहीं तो अगर प्रदेश की जो राजनीतिक दिशा अगर गलत दिशा में चली गई तो सबको नुकसान होने वाला है। इसमें कोई विषय कोई उत्तराखंडियत का नहीं है, पूरे उत्तराखंड का विषय है, अकेला पहाड़ को नुकसान नहीं होगा।
सबका नुकसान होगा। तो अगर हमको उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है तो अब मैंने पहले भी कहा है कि बहुत चीजें आ गई हैं, जो जिसने रिएक्ट करना था, जिस तरह से बोलना था, पब्लिक डोमेन में है, सरकार के संज्ञान में, पार्टी के संज्ञान में है। अब पार्टी को अपना निर्णय लेने का थोड़ा समय देना चाहिए। अब उस विषय को वहां रोक के उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, पूरे उत्तराखंड की बात करनी चाहिए। अभी मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए, जो शीतकालीन यात्रा चल रही है। एक तरह से देखा जाए उनका ये जो दौरा है पूरा शीतकालीन जो चारधाम यात्रा है उसके प्रमोशन को लेकर कह सकते हैं हम। और उन्होंने कई सारी बातें कही और एक बात कही, घाम तापो पर्यटन। तो पहले 6 महीने चारधाम यात्रा चलती थी और अब कोशिश ये की जा रही है कि 365 दिन चले। तो ये जो 365 दिन यात्रा चलाने को लेकर बात हो रही है, इसके 2 संदर्भ निकल कर आते हैं। एक ये आता है कि 12 के 12 महीने काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, इसके साथ साथ आमदनी भी होगी। दूसरा ये भी एक पहलू निकल के आ रहा है कि पहाड़ों पर जो ओवर क्राउड स्थिति है, पहले से ही बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इन दोनों स्थितियों के संतुलन को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड की बहुत चिंता करते हैं। और मुझे तो उनका जो अभी तक 3 साल में 13 बार आ चुके हैं यहाँ उत्तराखंड से, आप हिसाब लगा लीजिएगा। उनका जिस तरह उत्तराखंड में आना जाना है और जिस प्रकार उत्तराखंड में वो एक एक जो हमारा टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है, चाहे धार्मिक पर्यटन हो, चाहे साहसिक पर्यटन हो, चाहे सामान्य पर्यटन हो, उसको जिस तरह मार्केट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति उत्तराखंड की धरती का जाया व्यक्ति है या गुजरात का। मुझे सोचना पड़ जाता है। यहाँ बड़ी सौभाग्य की बात है जिस तरह उत्तराखंड से अटैच है, जिस तरह चीजों को कर रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए, उत्तराखंड की जो टोटल इकोनॉमी है उसमें सबसे पहले तो कृषि आता है, कृषि का क्षेत्र है, जो रोजगार का क्षेत्र हमारे पास। उसके बाद दूसरे नंबर पर पर्यटन का क्षेत्र है, नंबर 2, जिसकी अपार संभावना मेरे उत्तराखंड में है। पहले हम 6 महीने तक तीर्थाटन करते थे, पर्यटन पर हमको काम मिलता था, हमारे लोगों की जेब में पैसा जाता था, हमारे आर्थिक रूप से जुड़ी थी। आज हमको साल भर के लिए हमको ये शीतकालीन यात्रा जब प्रारंभ होगी और हो रही है तो साल भर हमारे लोगों को काम मिलेगा। और बेरोजगार भी एक समस्या है, पलायन भी एक समस्या है। अगर लोगों को काम मिलेगा और अपने घर में बैठकर अगर लोगों की जेब में पैसा आएगा तो लोग पलायन क्यों करेंगे? तो हमको नए नए जो चीजें हैं वो ईजाद करनी पड़ेगी भाई, कैसे हम अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप कर सकें। तो ये शीतकालीन यात्रा भी उसका एक हिस्सा है। और माननीय मोदी जी ने स्वयं आकर उसकी ब्रांडिंग अपने हाथ में ली है। और आप देखना, जहां जाओ गए, वो जागेश्वर गए, जागेश्वर में तीर्थयात्री बढ़ गए, वो आदि कैलाश गए, आदि कैलाश खड़ा हो गया, लोग वहां जाने लग गए। वो केदारनाथ जाते ही है तो आज केदारनाथ अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चमक रहा है। बद्रीनाथ जाते हैं, उसका मास्टर प्लान तैयार होगा। बद्रीनाथ में हमारे जो तीर्थ यात्री थे, आज संख्या हमारी कितनी बढ़कर हम संभाल नहीं पा रहे हैं, इतना ज्यादा हो गया। और उसका अपने व्यवस्थाओं को हमको करने में हमारे पसीने छूटे, लोग इतने आने लग गए। और जो हमारा भविष्य बता रहा है कि आगे भविष्य बहुत अच्छा है। और इस समय जो उन्होंने बात कही कि भाई घाम तापो कर, इसमें ये भी बड़ा टची सा सेंटेंस है। कई लोग मैं देखा हूं सोशल मीडिया पे उसको दूसरे ढंग से भी ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहाड़ी बोली को इतने तरजीह दी है। हमारे यहाँ सेकने को तापना बोलते हैं। आप जानते हैं पूरी दुनिया के अंदर सनबात एक प्रक्रिया है। तो उसके लिए मारे फिरते हैं, समुद्रों के किनारे जाते हैं, जगह जगह जाते हैं। उन्होंने एक नया एंगल दिया है कि अगर सनबात लेगा तो वो उत्तराखंड से अच्छा हो नहीं सकता। कई 3-4 महीने ऐसे आते हैं सर्दियों का टाइम होता है, मतलब इससे अच्छा कोई हो नहीं सकता स्थान। ये कभी शायद यहाँ किसी के दिमाग में आया नहीं होगा। उस सनबात को उन्होंने पहाड़ी बोली को तरजीह देते हुए और घाम तापो बोला। आप कल्पना कीजिए कि मोदी जी कोई गढ़वाली तो नहीं, धूप को घाम बोलते हैं, उनको कहीं ना कहीं से लेना पड़ा होगा। सेकने को तापना बोलते हैं, वो भी उनको कहीं ना कहीं से लेना पड़ा होगा। इतनी एक्सरसाइज की होगी ना। और एक्सरसाइज करने के बाद उन्होंने ये बात कही कि उन्होंने स्थानीय बोली से भी अपने आप को जोड़ा और पूरे देश और दुनिया में एक मैसेज दिया कि जो सनबात लेने वाले लोग हैं, जो अच्छी धूप सर्दियों में लेना चाहते हैं, उनके लिए पहाड़ बेस्ट डेस्टिनेशन है। तो जो शीतकालीन यात्रा का एक एंगल ये भी है कि जहां उन्होंने साहसिक पर्यटन की बात की है, जहां मुखवा जाके धार्मिक पर्यटन की बात की है, वहां उन्होंने ये भी एक एंगल दिया है
कि जो लोग सनबात के लिए समुद्र के किनारे जाते हैं, विदेशी बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं, वो उत्तराखंड क्यों नहीं आते? तो ये भी एक एंगल है, ये मार्केटिंग एक तरीका है और उन्होंने हमारे लिए किया है, हम तो उनके आभारी रहेंगे और जीवन पर्यंत रहेंगे, सदियों तक रहेंगे। नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा। और पर्यटन जीवन रेखा उत्तराखंड की बना है और ज्यादा बन सकता है। लेकिन एक चुनौती सबसे बड़ी ये है जो पिछले साल भी चार धाम यात्रा में देखने को मिली, खासकर शुरुआती दिनों में देखने को मिलती है, जो इतनी भारी तादाद में लोग आते हैं, उनकी एक व्यवस्थागत लाइन देना, उनको तमाम तरह की दिक्कतें आ जाना, बुकिंग करके चलते हैं लोग, नहीं हो पाता कई बार। तो अभी मैं बाद में इस सवाल को आपसे करना चाहता था, लेकिन क्योंकि आप देहरादून के मेयर भी रहे हैं और देहरादून को बहुत उस तरीके से आपने प्लानिंग के हिसाब से देखा है, कई सारी उस समय में आपकी योजनाएं भी रही है। जैसे एक पूरा कॉरिडोर यहाँ से देहरादून से दिल्ली को लेकर 2.5 घंटे में आप आ जाएंगे, 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन उस 2.5 घंटे के बाद देहरादून के एंट्री पॉइंट के बाद जो स्थिति बनेगी उस पर भी तो सोचने की जरूरत पड़ेगी। हम सोच रहे हैं, ऐसा नहीं सोच रहे हैं। हम एज ए होल जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उस पर काम कर रहे हैं। आपने देखा, जहाँ हमने अभी जो दिल्ली से देहरादून का 2.5 घंटे का हम सफर की बात कर रहे हैं, हमने दिल्ली में देहरादून में भी एलिवेटेड रोड्स का प्लान शुरू कर दिया है। अभी हम 2 एलिवेटेड रोड बना जा रहे हैं, बिंदाल पर, वेस्टपना पर, इसमें उस पर काम चल रहा है। हम मसूरी के लिए बाईपास निकाल रहे हैं, उस पर काम चल रहा है। शिमला बाईपास हम आगे बना रहे हैं, झाझा की तरफ हम इसको ले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ वहीं तक सीमित है, हम ये भी देख रहे हैं कि जब ये ओवर क्राउडेड होगा या क्राउड बढ़ेगा तो कैसे हम उसको डिस्पर्स करेंगे, कैसे हम उसको बांटेंगे क्षेत्रों में और कैसे बाहर के लोगों को बाहर से निकालेंगे। तो हमारी पूरी एक्सरसाइज चल रही है, एक दिन में तो होता नहीं है, लेकिन पूरी एक्सरसाइज चल रही है। मैंने विधानसभा में बात की है, जो हमारा आईएसबीटी है इसको दोबारा से प्लान करने की जरूरत है। मैंने कहा जो पहाड़ का हमारा आईएसबीटी हो सकता है उसको हम हर्रा वाला की तरफ डेवलप करें, ताकि हम पहाड़ के ट्रैफिक को उधर से रेगुलेट कर सके, बाईपास से बाहर निकाल सके, दिल्ली के ट्रैफिक को उधर से रेगुलेट करें, जिसने विकास नगर जाना है, मसूरी जाना है, उसको शिमला बाईपास से बाहर निकाल सके। तो ये हमारी प्लानिंग का पार्ट है, ऑलरेडी हम इस पर काम कर रहे हैं। इस वजह से पहाड़ों की बात है, अब आप कहते हैं पहाड़ों में पर्यटन बढ़ रहा है, लोगों की आवाजाही बढ़ रही, अरे 4 धाम के लिए हमने सड़कें बनाई ना, आज कितना काम हुआ पहाड़ों के अंदर, और आज भी हम अवस्थापना सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और मैंने एक बात और की, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा, मैंने अपने केंद्रीय नेतृत्व के सामने एक विषय रखा कि जब हमारे यहाँ कुंभ होता है तो हम कुंभ को कुछ केंद्र से मदद देते हैं, हाँ मदद देते हैं। वो पूरे देश में चलता है, 4 जगह होता है, चारों जगह मदद जाती है। हम ये कह रहे हैं कि हम हर साल ये कुंभ करते हैं, पर्यटन 4 धाम यात्रा करते हैं, वो भी तो एक धार्मिक यात्रा है। हर साल जब हम कुंभ करते हैं, हर साल हम अगर यात्रा करते हैं तो केंद्र से क्यों नहीं हमको हर साल उससे मदद मिलती है? इतना एक्स्ट्रा पॉपुलेशन हम कैटर करते हैं। अगर आप उत्तराखंड की पॉपुलेशन का जो हम अनुमान लगाते हैं तो लगभग 125 करोड़ हम मानते हैं, 125 करोड़ इसमें उत्तराखंड की पॉपुलेशन है। जब हमारी फ्लोटिंग जुड़ती है, जब टोटल तीर्थाटन पर्यटन और साहसिक पर्यटन को हम जोड़ दें अगर सारा मिला के, तो ये हमारे 100 करोड़ से ऊपर चली जाती है। तो 125 करोड़, और फिर अगर हम उसमें कुंभ को भी जोड़ेंगे और ये जो हमारी कांवड़ यात्रा चलती है, 5-5 करोड़ आदमी हमारा कांवड़ यात्रा में आता है, 4.5-5 करोड़ 5 करोड़ आदमी आता है। तो अगर इसको, ये हर साल आता है, ऐसा तो नहीं कि ये आज आगे फिर 12 साल बाद आएगा, ये हर साल आता है। तो हर साल हम 125 करोड़ का उत्तराखंड और लगभग 125 करोड़ ये और लगा लो, 5-7 करोड़ और लगा लो, ठीक है ना। तो ये सब हम कैटर कर रहे हैं हर साल, तो क्या केंद्र को हमको अतिरिक्त मदद नहीं करनी चाहिए? तो मैंने तो कहा था कि प्रारंभिक तौर पर 1000 करोड़ रुपया हमको यात्रा रूट के लिए और स्थापना सुविधाएं जुटाने के लिए प्रतिवर्ष मिलना चाहिए, और समय समय पर इसको बढ़ना चाहिए ताकि हम बेहतर व्यवस्था यहाँ पर कर सकें। अभी हमने कुंभ किया, महाकुंभ हुआ, 66 करोड़ 66.5 करोड़ लोग वहां जुटे। इतना बड़ा हमारा सनातन का ये समझ लीजिए कि मिलना हुआ लोगों का, धर्म के प्रति एक जन जागरण भी हुआ उसमें। मात्र सिर्फ लोगों ने डुबकी नहीं लगाई, पूरी दुनिया में भी देखा कि भारत क्या है। एक भारत का जो आध्यात्मिक पक्ष है, जो सनातन का पक्ष है, वो पूरी दुनिया में देखा कि 30 यूरोपियन कंट्रीज की जो जनसंख्या है उससे ज्यादा तो इलाहाबाद में इकट्ठा कर गए, एक ही पॉकेट में इकट्ठा कर गए। ये कैसा देश है, ये कैसा धार्मिक देश है, एक मैसेज हम कर पाए। ऐसे हम अपनी यात्राओं के माध्यम से शोकेस कर रहे हैं पूरी दुनिया को कि भाई उत्तराखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां से लोग स्वर्ग जाने की बात कर, स्वर्ग तो हमारे यहाँ है, जैसे पांडव स्वर्ग गए थे, ये तो मेरे यहां से गए, कथाओं में प्रचलित, मेरे यहां से गए थे। हम तो ही मानते ना, जो
भगवान शिव का स्थान है, जो हमारे नारायण की भूमि है, हम ये शोकेस करते हैं ना। तो क्या जब इतना सनातनी यहाँ पर आ रहा है, इतना हिंदू यहाँ पर आ रहा है, तो ये भी तो जिम्मेदारी मेरे केंद्र की बनती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सारे, अगर आप पर्यटन के लिहाज से देखेंगे और वैसे भी दूसरे तरीके से भी देखेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले अगर 2000 खासकर 14 के बाद देखें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार विजिट के बाद देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ी तेजी से विकास हुआ है और बड़ी तेजी से लोगों का उत्तराखंड की तरफ रुझान भी बढ़ा है, उत्तराखंड ध्यान में आया है। लेकिन एक सवाल फिर भी उठता है, कुछ ऐसे अभी भी क्षेत्र है जिनको लेकर बाकायदा सवाल उठते हैं। अभी पूरी योजना बन गई है, केंद्र सरकार ने, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, केबल कार से आप केदारनाथ और हेमकुंड साहिब पहुंचेंगे। लेकिन अभी भी इस तरह की खबरें आती रहती है। मैं आज ही पढ़ रहा था कि आपको हेल्थ के लिए हॉस्पिटल तक पहुंचने में 8-8, 10-10 घंटे लग गए और उसमें जो लंबा समय है वो पैदल यात्रा में लग गया। 25 साल बाद लगातार तकरीबन 10 साल हो जाएंगे बीजेपी की लगातार सरकार के बाद, तो ये जो 1-2 सेक्टर है इनमें चिंताएं दिखती नहीं है जी। देखिए, ये जो कुछ भी हो पा रहा है, जो आज आपको संभावनाएं दिख रही हैं, एक आप कह सकते बड़ा एंथुजियास्टिक हमारा एक स्टेप है कि हम वहाँ रोपवे पहुँचा रहे हैं, हम पूरे उत्तराखंड में हेली सेवा की कनेक्टिविटीज दे रहे हैं। ये सब अभी चल रहा है, उड़ान योजना के अंदर हम सभी जगह कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आगे काम आएंगी। चाहे हेल्थ सेक्टर होगा, उसके लिए भी हमने हेली सेवा के माध्यम से लोगों को लिफ्ट किया है, उनको स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं। तो जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, हम लोग चीज़ों पर भी काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि ये सब चीज़ें बहुत तेजी से आगे बढ़ सके, उसके लिए हमको केंद्र की मदद चाहिए और केंद्र मदद दे रहा है। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में आप देखेंगे, क्योंकि अब यात्री तो एकदम से बढ़ा है, अब एकदम से बढ़ के 1 साल में इतनी बड़ी व्यवस्था तो नहीं होगी ना, धीरे धीरे करके होंगे। लेकिन 5-7 साल जब एक टर्म और जब जिस दिन बीजेपी को मिलेगा, तो आप उसके बाद का उत्तराखंड को सोचे ना कि जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, तब रोपवे भी बन चुके होंगे, तभी हेली सेवाएं और ज्यादा मजबूत हो चुकी होंगी, तब मेट्रो चल चुका होगा, तब कर्मपुरा की ट्रेन चल चुकी होगी। आप ही देखिए ना, आगे आने वाले 7 साल के अंदर आप देखिए उत्तराखंड कहां पहुंचेगा। टनकपुर से रामनगर ट्रेन जा चुकी होगी तब, तो वो भी तो कनेक्टिविटी है, वो भी तो मदद करेगी ना हमारी। हमारे अपने मेडिकल कॉलेजेस इतने खड़े हो गए हैं, हमारे बच्चे मेडिकल कर रहे हैं, MD हो रहे हैं, MS हो रहे हैं, ये सब डॉक्टर्स हमारे क्षेत्रों में निकल जाएंगे। उसके बाद आप देखिएगा कैसे हमारी हेल्थ सेक्टर भी कितना जल्दी इंप्रूव होता है। ये सारी चीजें होंगी, ये ऑन द वे है, काम चल रहा है। बिल्कुल। मैं आपका एक बयान पढ़ रहा था, आपने शायद राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कहा कि 25 साल हो गए हैं, लेकिन जो सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन राजनेताओं ने उत्तराखंड को उतना नहीं दिया जितने की जरूरत है। तो आपकी ये जो कुछ योजनाएं चल रही है, कुछ भविष्य को लेकर योजनाएं चल रही है, तमाम चीजें हो रही है, तो अगर आप 25 साल का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक तौर पे देखते हैं, तो कहाँ पाते हैं 25 साल में उत्तराखंड? देखिए क्या है, मैंने जिस संदर्भ में कहा था उसको संदर्भ को पकड़ना पड़ेगा। हम जब भी स्थापना दिवस होता है तो लगभग उस समय सब लोगों के व्यूज वगैरह आते हैं, जो ठेठ पहाड़ के लोग, जो आज ये लड़ाई चल रही है, जो पहाड़ के लोग, किसी पहाड़ी से पूछ लीजिए, खासकर महिलाओं से, तो उसका एक सेंटेंस रहता है, मैं हम तक क्या मिली। गढ़वाली में सेंटेंस है, ये बोला था, हम तक क्या मिली, मतलब हमको क्या मिला, हमको क्या मिला। तो अभी भी उसकी जो इच्छाएं हैं, जो चाहते हैं कि राज्य बनने के बाद होना चाहिए था, संभवतः हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। हम बढ़ तो रहे आगे, लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं। वहां तक पहुंचने की जरूरत है। और उसमें अधिकांशतः जो मुझे लगा कि जिसलिए लोग बोलते हैं, वो रोजगार एक बड़ा पहलू है। क्योंकि होता क्या है कि हमारे पहाड़ में हमारा जो बच्चा पढ़ रहा है, वो रोजगार के लिए बाहर निकलना पड़ता है। बुजुर्ग माँ बाप है पहाड़ों में, गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं, वो बुजुर्ग लोग रह जाते हैं, तो उनके अंदर एक निराशा का भाव रहता है, क्योंकि देखभाल करने वाला नहीं, बच्चे बाहर हैं, वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको चाहिए थी वो शायद नहीं हम लोग दे पा रहे हैं, ऐसा उनका मत रहता है। तो मेरा ये मानना है कि हम कर तो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। दूसरा, इस बीच में बहुत सारे मसले ऐसे आए उत्तराखंड के अंदर, ये तो बार बार मुख्यमंत्रियों का बदलना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फिर आपसी इसी तरह के झगड़े, ये जो आज हो गए हैं, जो एक बयान में पूरे उत्तराखंड में उबाल मचा दिया है। तो इस तरह की चीजें, ये क्या, ये आपकी गति रोकते नहीं है क्या, गति बाधित करते हैं।
इससे नुकसान होता है प्रदेश का। तो ये सारे कारण थे। फिर कुछ नेताओं पर भी मैं कमेंट करता हूँ कई बार कि भाई जितना कुछ ध्यान दिया जाना चाहिए था और बेहतर किया जा सकता था। मैं ये तो नहीं कहूँगा उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन और बेहतर किया जा सकता था, तो और बेहतर करने की आवश्यकता। तो उसी संदर्भ में मैंने वो बात कही है कि 25 साल में अगर ये सवाल खड़े हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने पे भी तो देखना ही पड़ेगा, झाड़ना तो पड़ेगा कि कुछ कमियां तो रह गई भाई जो हम अभी तक पूरी नहीं कर पा रहे। हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम जल्दी जल्दी उन आंखों को जो तरस रही है कुछ लेने के लिए, जो ललक है कि उनके सपनों तक अपने को पहुंचाने के लिए हमको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। थोड़ा सा बदलते हैं सवाल। उत्तराखंड में भारत में पहला ऐसा राज्य बना जहां यूसीसी लागू हो गया। यूसीसी को लेकर कुछ पिटिशंस हाईकोर्ट में भी गई है और इसकी सामाजिक तौर पर तमाम तरह से समीक्षा शुरू भी हो गई है। लेकिन विपक्ष कांग्रेस का एक सवाल है कि लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने का काम कर दिया गया उत्तराखंड जैसे प्रदेश में, जिसको देवभूमि कहते हैं। तो ये जो एक हिस्से पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, लिव इन वाला जो विषय है, इसको लेकर क्या लगता है कि इसको छूना चाहिए था या नहीं छूना चाहिए? देखिए, मेरा नजरिया थोड़ा भिन्न है। मैंने तमाम स्टडीज की हैं और लिव इन रिलेशनशिप पे मैंने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट भी पढ़े हैं। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था हरियाणा के केस में। उन्होंने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है, और उन्होंने कहा कि नॉन मैरिटल स्टेटस कैन नॉट बी सेट इलीगल, कैन नॉट बी सेट इलीगल। हम उसको इलीगल नहीं कह सकते, ऑल्दो इट इज नॉट सोशली एक्सेप्टेड। ये सामाजिक तौर पर हमारा माइंड सेट है कि उसको एक्सेप्ट कर सके, लेकिन वो इलीगल नहीं है। अब फिर वो आगे बोलता है कि इसमें भी जो हिंसा है, जैसे मान लो कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अब क्योंकि उसका कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो उसमें अगर किसी लड़की पर कोई हिंसा हो रही है तो घरेलू हिंसा के श्रेणी में नहीं आ रहा है, कार्रवाई नहीं हो पा रही है। या उस लिव इन रिलेशनशिप से अगर कोई संतान पैदा होती है तो उसके अधिकार भी सुरक्षित नहीं है, तो वो पार्लियामेंट को डायरेक्ट करती है कि मेक सम रूल्स टू प्रोटेक्ट दिस वुमेन एंड द चाइल्ड, ऐसा वो बोलते हैं। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़े। लेकिन हम जो लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइज करने का जो मसला है, इसका अगर दूसरा पक्ष देखें तो ये लिव इन रिलेशनशिप को हतोत्साहित करने का मसला है। अभी तक तो इलीगली लोग रह रहे हैं, ठीक है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इलीगल नहीं डाला है, लेकिन लोग रह रहे हैं, माँ बाप को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है, कुछ नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो रह रहे हैं और उसमें अपराध भी घटित हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब हम ये कहते हैं कि जो बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, सबसे पहले उनके माता पिता को पता होना चाहिए। ठीक, क्या कोई माँ बाप अलाउ करेगा क्या? अभी तक तो माँ बाप को मालूम ही नहीं है, लेकिन माता पिता को पता होना चाहिए कि ये एक बड़ा सब्जेक्ट आ गया ना। तो अगर माता पिता तक सूचना चली गई तो माता पिता करने नहीं देंगे, आधा मसला तो है करने नहीं देंगे, तो हतोत्साहित होगा नहीं हुआ। अगर हमने लड़के का लड़की के साथ अगर कुछ होगा तो तुम पकड़े जाओगे, तुम्हारे ऊपर कानून लागू हो जाएगा, तो लड़का करेगा क्या? आधा तो वैसे भाग जाएगा। तीसरी बात उससे कहेंगे तुम्हारे से गलती से कोई औलाद पैदा हो गई तो बेटा तेरी संपत्ति में जो है उसका अधिकार होगा, तुझे देना पड़ेगा, तो सोशली उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, करेगा क्या? और मैं तो एक चीज और ऐड कर रहा हूं, मैंने बहुत सोचा इस बारे में, जब मैंने कांग्रेस के स्टेटमेंट पढ़े, अपना मैंने अपनी स्टडीज की, तो मैंने एक चीज और सोची है जो मैं बात करूंगा माननीय मुख्यमंत्री से, कि इस प्रदेश में सर्वे होना चाहिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और जितने भी लोग हैं उनके माँ बाप तक सूचना जानी चाहिए, उनके एफिडेविट ले जाना चाहिए, उनके एफिडेविट देने की हमारे कंसर्न से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। और साथ साथ वो कहीं किराए पर रहते हैं, अमूमन किराए पर रहते हैं लोग, तो उस मकान मालिक का भी उसमें स्टेटमेंट आना चाहिए कि ये मुझे जानकारी है कि यह लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अगर कल कोई अनहोनी होती है तो आई एम द रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो मेरे मकान में अलाउ किया है। जिस दिन सब लोगों को आप टाइट कर देंगे लिव इन रिलेशनशिप है, मोहन सिंह चंद्र आएंगे, उत्तराखंड में कोई नहीं मिलेगा। बशर्ते ये है कि हम उनको किस शक्ति के साथ उस कानून को लागू करते हैं, इस पर अब चीजें निर्भर करती हैं। विरोध करने से नहीं होगा, बोलने से नहीं होगा, सोशली हम एक्सेप्ट नहीं करते इसका मतलब नहीं लोग रह नहीं रहे हैं, लोग रह रहे हैं, लेकिन जब हम उनको एक्सपोज करना शुरू कर देंगे। उत्तराखंड में बहुत लंबे समय से भू कानून को लेकर जब गठन हुआ तभी से
सख्त भू कानून को लेकर बात होती चली आई। बीच बीच में सरकारें बीजेपी की रही हो, कांग्रेस की रही हो, इसमें संशोधन भी होते रहे, बदलाव भी होते रहे। अभी बहुत लंबे समय से एक बार फिर मांग हो रही थी कि सख्त भू कानून लागू किया जाए, और अभी जो मौजूदा सरकार है, आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भू कानून पारित किया गया। और इस भू कानून को लेकर एक बार फिर सवाल उठ गए कि 2 जिले छोड़ दिए, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार, तो 2 जिले छोड़ दिए और कुछ निगम क्षेत्र छोड़ दिए। तो जो मौजूदा भू कानून अभी लागू हो गया है, आपको लगता है कि ये उसी तरह का भू कानून है जिस तरह की मांग की जाती रही है? देखिए, इसको 3 बिंदुओं से आप देखिए। पहली बात, ये डिमांड कहाँ थी? डिमांड पहाड़ों से उठी कि पहाड़ का डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और वहां पर लोग जमीनें खा के उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, जमीनें खरीद के जो लैंड यूज है उसके इतर काम कर रहे हैं। ये विषय पहाड़ से चला था। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि नगर निगम जो हमारे टाउन एरिया, नगर पालिका, नगर निगम क्षेत्र, ये छोड़े गए। दूसरा पहलू ये है। तीसरा पहलू ये है कि 2 जिले इससे मुक्त रखे गए। अब 3 विषय हमारे सामने है। अब कैसे जस्टिफाई करना है ये देखना है। पहली बात ये कि पहाड़ के लिए इशू था, पहाड़ पर ही लागू हुआ। कृषि भूमि समस्या थी, कृषि भूमि पर पूर्णतः लागू हो गया, कोई ले नहीं सकता, लेगा तो पहाड़ का व्यक्ति लेगा। और अगर आपको वहां पर कोई रेजिडेंशियल जगह लेनी हो तो 250 मीटर जगह आप ले नहीं सकते। ये पहले भी कनौर जी के टाइम पे हो गया था। अब दूसरा पहलू रह गया कि ये जो निकाय क्षेत्र है इसमें छोड़े गए हैं, निकाय क्षेत्र छोड़े गए। अब मेरा भी उसमें थोड़ा मत भिन्न है इस पूरे मसले पे, लेकिन अगर निकाय क्षेत्रों को भी हमको नियंत्रण करना है तो निकाय क्षेत्रों में मास्टर प्लान लागू होता है। ठीक है, मास्टर प्लान में बाकायदा लैंड यूज तय होता है कि कहाँ R3 होगा, कहाँ ग्रीन बेल्ट होगी, कहाँ उद्यान होगा, कहाँ पार्क होगा, और उसके अलावा आप बना नहीं सकते हैं। तो लोकल बॉडीज में अगर ये मास्टर प्लान एक्टिव हो गया और स्ट्रिक्टली फॉलो कर दिया गया तो फिर वहां भी आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप R3 में ले पाएंगे, काम के लिए लेंगे, R3 में ले पाएंगे। R3 में लेने में किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, तो वो वहां कंट्रोल हो सकता है। मैदानी क्षेत्रों का जहां तक प्रश्न है, ये 2 जिले हमने छोड़े हैं यहाँ पर, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन क्षेत्रों का हो रहा है। ये कॉमर्शियल एरिया में जहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज चल रही है, तो कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज में या उन क्षेत्रों में कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस लाने में कोई दिक्कत ना हो, इस तरह इसलिए शायद संभव छोड़े गए। लेकिन ये विषय कांग्रेस उठ कर आ रहा है। मेरा सीधा सीधा कहना है कि अगर कांग्रेस चाहती इन 2 जिलों में भू कानून लगना चाहिए तो खुलकर सामने आए और बोले कि इनको लगना चाहिए। मेरे मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी हमने शुरुआत की है, ये अंत नहीं है। अगर आपको मैदानी क्षेत्रों में भी भू कानून लगाना है इन 2 जिलों में, तो कांग्रेस खुलकर सरकार के सामने आए, कहे कि इनको भू कानून लगाइए आप, हम उसको विचार करेंगे। जो हमारे स्थानीय निकाय के क्षेत्र है उन पर खुलकर बोले क्या होना चाहिए, हम उस पर भी तैयार है। हमने कहा ना कि हमारी शुरुआत है, ये भी हमने शुरुआत की है, किसी भी सीमा तक जाया जा सकता है। अभी हम उसके रिएक्शंस को देख रहे हैं, अभी हम बाकी लोगों को देख रहे हैं। अब कंसेंट बनेगा ना, भू कानून के बीजेपी का सब्जेक्ट छोड़ना है तो फिर उत्तराखंड का सरकारी चलाता रहा प्रदेश के अंदर। आप जिम्मेदारी उठाइए ना, आप कहेंगे हम जिम्मेदारी साथ बोलते हैं कि ठीक है आप करिए, हम आपके साथ खड़े, आप ये करिए, हम आपके साथ खड़े। जिसमें हम लोग कंसेंट मिलने कौन रोक लेगा इस चीज को? भू कानून के साथ साथ चकबंदी का भी विषय आता है। हाँ, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उस पर हमने अभी कुछ जिले इन्होंने लिए हैं जिन पर काम कर रहे हैं, और आगे भी जैसे पौड़ी जिला संबोधन लिया, उन्होंने लिया हुआ है जिस पर चकबंदी पर काम हो रहा है, और हम इसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम भू प्रबंधन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो भू प्रबंधन का में चकबंदी भी आ जाती है, और अभी हमारे तो गोल खाते हैं, अभी तक हमारे यहाँ बंदोबस्त नहीं हुआ है। बंदोबस्त मेरे ख्याल 67 या 65 बताते तब से आज तक बंदोबस्त नहीं हुआ हमारे पहाड़ के अंदर। तो बंदोबस्त होगा, गोल खाते हैं, लोगों खाते चढ़ेंगे, तभी चकबंदी हो पाएगी, तब चकबंदी होगी, तो चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन वो सब पाइपलाइन में है, वही भू कानून का हिस्सा है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक और मुद्दा बीच बीच में आता है, कई बार वो बीजेपी के भी कुछ विधायकों की तरफ से उठाया जाता है
कांग्रेस की तरफ से भी उठाया जाता है, जो टिहरी से विधायक है उनकी तरफ से परिसीमन का शायद आपकी तरफ से भी आया। मैंने भी कहा हाँ, जो 26 को लेकर परिसीमन है कि वो जनसंख्या के आधार पर या फिर क्षेत्रफल के आधार पर, क्योंकि आने वाले समय में जो अभी बहुत सारी बात है जो उत्तराखंड के गठन को लेकर, पहाड़ों के डेवलपमेंट को लेकर बात है, तो ये इसको लेकर क्या राय है? देखो, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, हमने पहाड़ों के हितों को केंद्र में रखकर, पहाड़ के डेवलपमेंट को केंद्र में रखकर राज्य का गठन किया। इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पहाड़ों में धीरे धीरे पलायन हो रहा है, साथ साथ जनसंख्या नीचे बढ़ रही है, तो स्वाभाविक बात है कि आज के जो मानक है परिसीमन के, उसके आधार पर मैदानी क्षेत्रों में आपके विधायक बढ़ने जा रहे हैं, प्रतिनिधित्व पहाड़ का घट गया, प्रतिनिधित्व पहाड़ का कम होने जा रहा है, जबकि पहाड़ को संभालने की जरूरत है। तो मैंने कहा, हम पर्वतीय राज्य हैं और नॉर्थ ईस्ट में भी ये व्यवस्था है कि हम जनसंख्या को भी आधार बनाएं, क्योंकि शहरों के भी परिसीमन होने हैं, और पहाड़ को भौगोलिक आधार पर उसका परिसीमन करें। मैंने पहले कहा कि पहाड़ को डिफाइन करना पड़ेगा, मैंने इसलिए बात शुरू में की है कि पहाड़ को हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि पहाड़ क्या है, वो उत्तर प्रदेश के टाइम से डिफाइन है, तो हम उसमें कोई भौगोलिक आधार को लेकर वहां पर परिसीमन हमको करना पड़ेगा, और उसमें भी हमको जो पेरिफेरी है वो तय करनी पड़ेगी, भाई कितने स्क्वायर किलोमीटर पर एक विधायक होना चाहिए, नॉट पॉपुलेशन, नॉट विलेजेस, द टोटल एरिया, उसको लेकर हमको कितने स्क्वायर किलोमीटर में एक विधायक होना चाहिए, उसके मानक को हमको लेकर वहां पर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आगे बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, जनप्रतिनिधि कम हो जाएंगे, क्षेत्र बढ़ जाएंगे, यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, यहाँ पर भी दिक्कतें आ रही हैं। तो मैंने कहा कि हमको पहाड़ को भी अलग से लेकर चलना पड़ेगा, मैदान को भी लेकर चलना पड़ेगा, और उसके लिए, क्योंकि अब उत्तराखंड स्वयं तो कर नहीं सकता, उत्तराखंड परिसीमन में ये दो मानक लेके नहीं चल सकता, ये केंद्र का सब्जेक्ट है। हमारे पास सिर्फ इतना हमारे हाथ में है कि हम विधानसभा से संकल्प पास करके केंद्र को भेजें, ताकि केंद्र में उस पर विचार हो। हमारे पास जो MP है वहां बैठे हुए हैं, वो उस पर आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारे हिस्से का काम है कि विधानसभा से हम संकल्प लेकर केंद्र को भेजेंगे, तो मुझे लगता है हमारी सरकार भेजेगी, मैं उस काम में लगाऊं। इसके लिए आपको लगता है कि करेंगे। अच्छा, आपको लेकर एक और चीजें, आपकी कई सारी चीजें जब मैं आपके बारे में सर्च कर रहा था, तो एक चीज ये आई कि आप बड़ी जल्दी, क्योंकि आप बेबाक बोलते हैं, तो बड़ी जल्दी कई बार किसी चीज पर नाराज हो जाते हैं। मैं राज्य स्थापना दिवस के दौरान खबर पढ़ रहा था एक कि जो कार्यक्रम था वहाँ कुछ सीट अरेंजमेंट को लेकर आप नाराज हो गए, तो सीट अरेंजमेंट तो कहीं भी बैठ गए, उसको लेकर नाराज हो गए। देखिए, मैं नाराज नहीं होता हूँ, मैं अनुशासित व्यक्ति हूँ, मैं सिस्टम पसंद आदमी हूँ। अगर आपको मान लो कोई जिम्मेदारी दी गई तो आपको उसको ठीक ढंग से निभाना चाहिए, ठीक है ना। विषय ये नहीं कि विनोद चमोली तो कुछ भी नहीं है, हाँ बाद में बैठा बच्चा हूँ, मुझे बड़ा आनंद आया बाद में, लेकिन आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, करना चाहिए, वो विनोद चमोली नहीं करना चाहिए, वो एक प्रोटोकॉल तय है पहले से, अधिकारी उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अधिकारी जनप्रतिनिधि से ऊपर नहीं हो सकता हमारे लोकतंत्र में, हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। अधिकारी का अलग स्थान है, जनप्रतिनिधि का अलग स्थान है। जनप्रतिनिधि चाहे प्रधान ही क्यों नहीं होगा, उसका एक अलग से स्थान है, वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जनप्रतिनिधि को विनोद चमोली हैसियत में नहीं है, विनोद चमोली धर्मपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मेरा मुख्यमंत्री पूरे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रहा है, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा सम्मान कोई हमारा सम्मान नहीं है। जिस दिन मैं विधायक नहीं रहूंगा, मैं तो नाले पुलिया में बैठने वाला आदमी, मैं नाले खाने में काम किया हुआ है, उस दिन तो मैं सड़कों पर बैठा हुआ मिलूंगा, मैं आगे बैठ जाता हूँ। लेकिन जब मैं किसी कार्यक्रम को में जा रहा हूं तो मैं क्षेत्र की जनता को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर आप हमको अगर हमारा प्रोटोकॉल अगर तय नहीं कर सकते, इसका आप जनता का अपमान करें, आप लोकतंत्र का अपमान करें। तो अधिकारियों को लोकतंत्र में इतना विश्वास होना चाहिए कि जो लोग लोकतंत्र में रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको प्रॉपर स्थान दे। तो मेरी नाराजगी का सब्जेक्ट नहीं होता, मैं सिस्टम पसंद आदमी। अगर मैं अनुशासित तो मेरी क्या गलती है उसमें, और मैं लोगों से अनुशासन की अपेक्षा करता हूँ। बिल्कुल, अनुशासन जीवन में जरूरी है। मलिन बस्तियों को लेकर आप तो मेयर रहे हैं देहरादून के, और बीच में ये विषय आप उठाते भी रहते हैं, तो बार बार जब कोई चुनाव आते हैं अक्सर ये मुद्दा तब उठता है बस्तियों के विस्थापन का, तमाम तरह का। तो आपको लगता है कि एक वोट बैंक की राजनीति होती रहती है, खासकर बड़े शहरों में, खासकर देहरादून में जो नदियों के किनारे या तमाम जगह बस्तियां हैं? नहीं, देखिए, हमको लेकर आप ये बात कह सकते हैं, क्योंकि मैं सभासद भी रहा, चेयरमैन भी रहा,
और मलिन बस्तियों पर हाउस टैक्स लगाने का काम मेरे द्वारा किया गया। तब कोई चुनाव नहीं थे, मुझे लगा कि इन लोगों को संरक्षण मिलना चाहिए और जो इन्होंने मकान बनाए हैं, जो निर्माण किया है, तो कुछ तो लगे भाई ये इनका है। हाँ, तो मैंने हाउस टैक्स की प्रक्रिया शुरू की। बाद में ये सारे विषय तब सामने आए कि जब हाईकोर्ट का एक निर्णय आया और मलिन बस्तियों को अतिक्रमण की श्रेणी में रख दिया गया, तो उसके बाद फिर सरकार को निर्णय लेना पड़ा, अध्यादेश लाकर इसको रोकना पड़ा। और 3 अध्यादेश हमारे अभी तक आ चुके हैं मलिन बस्तियों को बचाने के लिए। तो वो राजनीतिक सब्जेक्ट नहीं है, वो हमारा दायित्व भी है। अगर हम लोगों को आवास प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो उनके बने हुए आवास को तो बचाना हमारी जिम्मेदारी, देश का नागरिक है, उसको बचाना पड़ेगा, उसके भी बच्चे हैं, उसका भी जीवन है, तो हम लोग उसको बचाते चल रहे हैं। लेकिन इसका एक समय पर समाधान होना चाहिए, क्योंकि कब तक हम उनको इस तरह से लेकर चलेंगे। मैंने कई बार कहा है, इसका कोई ना कोई हल ढूंढना चाहिए। देहरादून जो भारत है, भारत के जो स्मार्ट सिटी है उनमें से एक स्मार्ट सिटी को लेकर काम हो रहा है। इसको लेकर आपने कई बार सवाल भी उठाए। तो अभी मौजूदा स्थिति में स्मार्ट सिटी उस दिशा में जा रहा है जिस दिशा में जाना चाहिए? देखिए क्या है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मेरे मेयर रहते हुए यहाँ पर आया था और काफ़ी एक्सरसाइज की उसमें। हमने बहुत चौथे चरण में जाए कहीं स्वीकृत करा पाए उसको। इसको थोड़ा सा बड़ा विषय है ये। एक तो मेरी नाराजगी ये रही कि जो मैंने उस समय डीपीआर स्वीकृत किया था और जो मैंने प्रोजेक्ट शहर में उसमें जोड़ने के लिए कहे थे, वो उस तरह से नहीं हो पाए, क्योंकि बाद में मैं हट गया तो उस तरह से वो चीज़ मेंटेन नहीं हो पाई। समय समय मैंने बात कही, इन चीज़ें मेरे नियंत्रण में नहीं थी तो वो नहीं हम कर पाए। तो वो मेरा एक इशू हमेशा बना रहेगा कि आपने जो है मेरे हिसाब से नहीं किया। लेकिन समझना ये पड़ेगा कि स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट था उसमें 2 कंपोनेंट थे। एक तो 10.5 वार्ड जो कोर सिटी के थे वो उसका हिस्सा थे, और एक पैन सिटी हमने उसमें लिया था, जिसमें हमने ट्रैफिक का जो हमने कैमरेज लगाए, जो हमने कमांड सेंटर बनाया, वो सब उसका हिस्सा था। बाकी हमने कोर सिटी में 10.5 वार्डों में ये सब काम किया। तो वो क्योंकि अब 10.5 वार्डों में किया तो लोग उसको पूरे शहर में समझते हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी का मतलब पूरा देहरादून स्मार्ट सिटी हो जाए। लेकिन उसके लिए कुछ काम चयनित किए गए तो वो काम हो रहे हैं। कुछ काम जो उसका हिस्सा नहीं बन पाए, जिनको मैंने उस समय जोड़ा था, तो मैं परसों करता था, फिर सरकार ने उनको अडॉप्ट किया। जैसे आड़ो बाजार चौड़ीकरण को सरकार ने फिर अपने आप में दिया, उसको कर रहे हैं। कुछ मैंने प्रोजेक्ट दिया था, बहुत पहले मेरे माइंड में था कि जो हमारा परेड ग्राउंड है, पेविलियन है, गांधी पार्क है, इसको एक बनाकर रोटरी बना के बीच का खत्म करके इसको पूरा एक पॉइंट बनाकर चारों रोटरी करके फिर उसको करना था। मुझे बड़ी चीज़ बना रहा था मैं, तो अब उस समय तो उन्होंने किया नहीं। अब मैं उस दिन अखबार में पढ़ रहा था कि अब सरकार उस पर विचार कर रही है। मैंने 11 चौराहा शहर के चिन्हित किए थे, कुछ मैंने चौड़े कर दिए थे, कुछ मेरे बाकी थे। अब मैं पढ़ रहा हूँ कब उन चौराहों पर चर्चा शुरू हो गई है, काम शुरू हो रही है। मैंने कुछ आरओबीज तय किए थे, डिफेंस कॉलोनी का था, माता मंदिर रोड का था, अब उस पर भी काम आगे होने जा रहा है। भंडारी बाग का तो मैं कर पा रहा हूँ। तो जो मेरी प्लानिंग थी, अब ये सही है, समय बहुत लग रहा है। अब इस देश में सिस्टम बहुत स्लो है। जो कभी मैंने 97 में प्लान किया आड़त बाजार, 2010-11 में तो मैं चक्रों उड़ कर पाया, आड़त बाजार अब कर पा रहा हूँ। अब आप सोच लीजिए 97 के बाद आज 2027 में जाए कम आड़त बाजार समझो हो पाएगा, ये मान के चलिए। तो कितना समय लग गया इस पूरे काम में, तो बहुत स्लो है। लेकिन जो मैंने प्रोजेक्ट टेकअप किए थे, जो मेरा ब्रेन चाइल्ड है, वो कहीं ना कहीं आगे सामने आ रहा है। इस बात का मुझे संतोष है। तो स्मार्ट सिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो सरकार स्वयं में भी चीज़ों को संज्ञान ले रही है। जितना हम स्मार्ट सिटी के माध्यम से कर पाए वो कर रहे हैं। अब क्योंकि स्मार्ट सिटी का तो लगभग टाइम समाप्त हो गया है, जो प्रोजेक्ट थे सारे लगभग क्लियर हो गए, लेकिन जो बचा हुआ काम था वो सरकार अपने हिसाब से ले रही है। अब जैसे देहरादून का ड्रेनेज का मास्टर प्लान मैं लेना चाह रहा था, ये कभी जेएमआरएम योजना चलती थी यूपीए 2 में, तो उसमें ले रहे थे, उस समय हो नहीं पाया। स्मार्ट सिटी में बात की, हो नहीं पाया क्योंकि बहुत बड़ा प्लान था। तो अब जाके हम उस पर मास्टर प्लान बना रहे हैं। तो आने वाले समय में मुझे लग रहा है 5-7 हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट जाएगा, उस पर काम हो रहा है, उसको हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जो चीज़ें उसमें टेकअप की हुई थी स्लोली उस और आगे बढ़ रहे हैं, और यूल सी दी स्मार्ट सिटी। आखिरी 2 सवाल की तरफ आते हैं। अभी पूरे देश में बीजेपी के संगठन को लेकर चुनाव हो रहे हैं, उत्तराखंड में भी हो रहे हैं, मंडल अध्यक्ष को लेकर, जिला अध्यक्ष को लेकर, इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। माना जा रहा है कि होली के बाद
नए अध्यक्ष कुछ निर्णय होंगे, कुछ निर्णय होंगे, होने हैं, हाँ होने हैं, प्रदेश में तय है, निर्णय तो होंगे। उत्तराखंड को भी होली के बाद कुछ भी होना है, मिल ठीक बात, जाएंगे। ठीक बात। खबरों में चर्चाओं में आपका नाम भी चलता है, तो आप तैयार हैं? देखिए, मैं काफ़ी पुराना कार्यकर्ता हो गया हूँ। मैं लगभग 39 साल मुझे काम करते हुए, मैंने 6 चुनाव भी जीते, मैं जनप्रतिनिधि नाते भी काम करता रहा, संगठन नाते भी काम करता था। मेरा अनुभव और मेरी जो लेंथ है पार्टी में काम करने का, ये कार्यकर्ता, और भगवान की कृपा रही कि मैं जिस दिन से शुरू हुआ आज तक मैं एक दिन का अवकाश लेकर नहीं बैठा हूँ, अनवरत में काम कर रहा हूँ। तो जब भी नामों की चर्चाएं होती है उसमें एक नाम मेरा भी घुस पिछली जाता बार है, भी हुई थी। हाँ, एक मेरा भी नाम घुस जाता है। लेकिन पार्टी अनुकूलता के हिसाब से निर्णय लेती है कि किन परिस्थितियों में कौन सा कार्यकर्ता उपयुक्त होगा, पार्टी के लिए अनुकूल होगा, उसके बारे में निर्णय लेती है। और जिसका निर्णय लेते हैं हम उसके नेतृत्व में काम करते हैं। आगे वही होने वाला है। सवाल एक और बन रहा है, आखिरी ही सवाल है। पार्टी अनुकूलता के हिसाब से निर्णय लेती है, लेकिन जब विनोद चौमेली के प्रोफाइल को देखा जाता है तो कभी कोई चुनाव हारे नहीं, मेयर रहे, बहुत नीचे से ऊपर तक यहाँ तक राजनीति में आए हैं, जो राज्य आंदोलन हुआ उसका हिस्सा रहे हैं, और अगर देखें तो कैबिनेट में भी कभी शामिल हुए नहीं है, तो कहाँ कमी रह गई? कमी नहीं है। देखिए, ऐसा ना, मैं बड़े अलग ढंग से आपको डिफाइन करता हूँ। हमारी फोर्सेज हैं, सारे लोग बॉर्डर पे तो खड़े नहीं रहते, सारे लोग हेडक्वार्टर में नहीं रहते। हमारे कमांडो जो होते हैं जो बैरिकों में रहते हैं, निरंतर अपनी प्रैक्टिस करते हैं, और स्पेशल ऑपरेशन में उनको लगाया जाता है। ऑपरेशन समाप्त होने के बाद वो फिर अपनी बैरिक में चले जाते हैं। तो मान लीजिए मैं भाजपा का कमांडो हूँ, जब कोई स्पेशल ऑपरेशन होगा मुझे खड़ा कर देंगे, मैं करूँगा। बिल्कुल। तो मुझे उस रूप में मैं देखता हूँ कि जिस दिन परिस्थितियाँ होंगी कि जब लगेगा कि अब यही ठीक कर पाएगा, उस दिन पार्टी मुझे खड़ा कर देगी, सामने ले आएगी, मैं उसको संभालूंगा, उसके बाद फिर अपने काम में लग जाऊंगा। तो मेरी भूमिका इस तरह की है पार्टी में। बिल्कुल, विनोद चमोली जी का कहना है कि वो बीजेपी के कमांडो है, और कमांडो को जहां लगा दिया जाए वहां पर वो खड़े हो जाएंगे। और दूसरा, जो उत्तराखंड में मौजूदा जो राजनीतिक माहौल चल रहा है, क्षेत्रवाद की राजनीति, तमाम चीजें चल रही है, उनको लेकर कहना है कि एक व्यक्ति को लेकर आधारित है, पार्टी को लेकर नहीं। तो और भी कई विषय पर विनोद चमोली जी ने बहुत अपने जो विचार है वो रखे। विनोद चमोली जी, आपका जनता टीवी के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत